तो नेक्स्ट टेक्निक जो हम लोग देखेंगे वो है डीएनए माइक्रो एरे। अब इसमें फ़ायदा क्या है, इस टेक्निक का क्या इस्तेमाल है। तो ये टेक्निक जो है बेसिकली हेल्प करती है जीन की एक्टिविटी या इनएक्टिविटी चेक करने के लिए अलग अलग सेल टाइप्स में किसी गिवन पर्टिकुलर टाइम पे। तो मान लीजिए किसी सेल या टिश्यू टाइप में हम जीन का एक्सप्रेशन देखना चाह रहे हैं कि कौन सी जीन एक्सप्रेस कर रही है एट ए गिवन टाइम, कौन सी नहीं एक्सप्रेस कर रही है। तो उसकी जो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी है, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है, वो हम इस टेक्निक से, माइक्रो एरे टेक्निक से कर सकते हैं। इसके और भी तमाम नाम हैं जिन नामों से पूछा जा सकता है, जैसे जीन चिप, डीएनए चिप, बायो एरे या जीन एरे। तो ये 4 नाम और हैं जो याद होने चाहिए। तो इसमें बेसिकली करते क्या है इस टेक्निक में, इसमें एक सॉलिड सपोर्ट लेते हैं। वो सॉलिड सपोर्ट जो है वो ग्लास का बना हो सकता है या सिलिकॉन चिप्स हो सकती हैं या नायलॉन मेम्ब्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस सॉलिड सपोर्ट पे हजारों आइडेंटिफाइड जीन्स को ऑर्डरली अरेंज किया जाता है। जीन्स यानी कि सीक्वेंशियली जीन को अरेंज किया जाता है सॉलिड सपोर्ट पे। और इस अरेंजमेंट का फ़ायदा ये होता है कि हमको ऑलरेडी पहले से नोन जीन है जिस भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के जीनोम की एनालिसिस करनी है कि उस जीनोम में कौन कौन सी जीन एक्सप्रेस कर रही हैं एट ए गिवन टाइम, तो उसके जीनोम की जीन्स जो है वो सीक्वेंशियली अरेंज कर दी जाती हैं सॉलिड सपोर्ट पे। ये अरेंजमेंट का पर्पस क्या है? एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग। जैसा कि हमने बताया कि कौन सी जीन एक्सप्रेस कर रही है, कौन नहीं कर रही है, ये प्रोफाइल तैयार अगर करना है हमको, ये प्रोफाइल जानना है, तो इसी के लिए ये सॉलिड सपोर्ट तैयार किया जाता है। तो एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग बेसिकली, इससे फ़ायदा क्या है? इससे हमको एक्सप्रेशन लेवल पता चलता है, थाउजेंड्स ऑफ जीन्स का एक साथ पता चल जाता है। और कैसे किया जाता है ये एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग, कैसे करते हैं? तो इट इज़ डन बाय डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस एंड abundance of labeled nucleic acids in a biological sample। तो लेबल्ड न्यूक्लिक एसिड में भी स्पेशली एक्सप्रेशन जब हम जीन का देखते हैं तो एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? जीन ट्रांसक्राइब कर रही होगी और उससे एमआरएनए बन रहा होगा। तो ये जो लेबल्ड न्यूक्लिक एसिड होगा ये मेनली क्या होगा? एमआरएनए। तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ, इन जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। अब ये जो लेबल्ड न्यूक्लिक एसिड या लेबल्ड एमआरएनएज होते हैं, ये हाइब्रिडाइज करते हैं टू डीएनए ऑन द एरे। और जाहिर सी बात है, अगर हाइब्रिडाइजेशन होना है तो एरे पे जो डीएनए है, यानी चिप पे जो डीएनए सीक्वेंशियली अरेंज किया गया है, उसको सिंगल स्ट्रैंडेड होना चाहिए। सदर्न ब्लॉटिंग का ही ये एडवांस्ड वर्जन आप मान के चलें है। तो मोस्टली इस टेक्निक का इस्तेमाल क्यों करते हैं? फॉर प्रोफाइलिंग एमआरएनए लेवल्स। और रिलेटिवली लेस फ्रीक्वेंट इस्तेमाल इसका करते हैं डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन की स्टडी के लिए, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और इसकी बाइंडिंग साइट डीएनए पे कहाँ मौजूद है। साथ ही साथ अल्टरनेटिवली स्प्लाइस्ड वेरिएंट्स, यानी अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग होने के बाद एक ही जीन से कैसे अलग अलग तरीके के, या यूं कहें कि एक ही एमआरएनए से कैसे अलग अलग तरीके की प्रोटीन्स बन जाती हैं। इसके अलावा एपिजेनेटिक स्टेटस जीनोम का क्या है, जैसे कि उसका मेथाइलेशन पैटर्न या एसिटाइलेशन पैटर्न क्या है, इसकी भी एनालिसिस कर सकते हैं माइक्रो एरे से। डीएनए कॉपी नंबर चेंजेस, मतलब कि एक ही एक जीन एक्सप्रेस कर रही है तो वो कितने कॉपी नंबर में, या एक जीन अगर मौजूद है तो उस जीन का कॉपी नंबर कितना है, इसकी भी एनालिसिस इसको भी पता कर सकते हैं। साथ ही साथ सीक्वेंस पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि जो जीन है उसकी पॉलीमॉर्फिज्म स्टडी भी कर सकते हैं। तो खैर इन सारी चीज़ों का डिटेल तो हमको जानना नहीं है क्योंकि ये लेस फ्रीक्वेंट यूजेस हैं। मोस्टली जो है, मोस्ट कॉमन यूज इसका क्या है? एमआरएनए लेवल की प्रोफाइलिंग करना। अब करते कैसे हैं, टेक्निक देख लेते हैं।
तो जैसे मान लीजिए हमारे पास दो सैंपल्स हैं, सैंपल 1, सैंपल 2, और ये सैंपल बेसिकली है क्या, दे आर लिम्फोसाइट mRNA, यानी कि लिम्फोसाइट्स कलेक्ट कर ली गई पेशेंट से। यहाँ तो हेल्दी पर्सन लिखा हुआ है तो ये कंट्रोल मान लें इसको हम। तो mRNA का आइसोलेशन कर लिया गया फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ लिम्फोसाइट्स। यही काम यहाँ पे किया गया, लेकिन यहाँ पे पेशेंट के साथ किया गया। तो पेशेंट से भी ब्लड लिया गया, उसमें से लिम्फोसाइट्स आइसोलेट की गई, फिर लिम्फोसाइट से mRNA एक्सट्रैक्ट किया गया। उसका भी अपना प्रोटोकॉल होता है। इसके बाद जो mRNA हमको मिला आफ्टर आइसोलेशन, तो इस mRNA को, अच्छा अब mRNA को अगर डायरेक्टली हम चिप के डीएनए से हाइब्रिडाइज करेंगे तो सही से हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आरएनए डीएनए हाइब्रिड जो है वो रिलेटिवली ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ नहीं बनता है। तो इसीलिए एमआरएनए से फिर सिंगल स्ट्रैंडेड सी डीएनए की कॉपीज़ जो है वो तैयार कर ली जाती है। और ये जो सी डीएनए होता है इसकी लेबलिंग भी कर दी जाती है। तो यहाँ लेबलिंग जो है अलग अलग कलर से कर दी जा रही है। जो हेल्दी पर्सन से एमआरएनए और उससे फिर सी डीएनए बना, उसका कलर जो है वो फ्लोरोफोर अलग कलर का लिया गया। तो 2 फ्लोरोसेंट डाइज हो गई यहाँ पे, एक को रेड हो गया, एक का ग्रीन हो गया। तो ये सैंपल 1 रेड कलर का और सैंपल 2 जो है वो ग्रीन कलर का हो गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास 2 सैंपल्स हैं। अब इन सैंपल का इक्वल अमाउंट्स लेंगे और माइक्रो एरे, जो ह्यूमन लिम्फोसाइट के cDNA का माइक्रो एरे है, ऐसे बने बनाए माइक्रो एरेज जो है वो मार्केट में अवेलेबल हैं। टिश्यू वाइज, सेल वाइज सब बना बनाया आता है रेडीमेड। तो वो चिप हमने ले ली मार्केट से, लिम्फोसाइट स्पेसिफिक। और अब इस चिप पे क्या करेंगे, हम इक्वल अमाउंट्स जो है दोनों सैंपल का तो अलग अलग चिप में हम डालेंगे, इंक्यूबेशन करेंगे और फाइनली स्कैन करेंगे। तो उससे अब यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे तो आप देख रहे हैं सारे ब्लैक कलर के हैं और यहाँ पे हमको अलग अलग कलर नज़र आ रहे हैं। अब इसमें कलर का अलग अलग हिसाब होता है। तो जैसे मान लीजिए कि हमको रेड कलर भी नज़र आ रहा है, ग्रीन कलर दिख रहा है, येलो कलर और ब्लैक वाला तो जो है वो है ही है। तो इन कलर्स का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए येलो स्पॉट्स की हम बात करें, तो येलो स्पॉट्स का मतलब ये हो गया कि ये वो स्पॉट्स हैं जहां पे दोनों ही सैंपल में जो जीन्स एक्सप्रेस कर रही हैं वो इक्वल लेवल पे एक्सप्रेस कर रही हैं। ठीक, रेड स्पॉट क्या दिखा रहा है, रेड स्पॉट ये दिखा रहा है कि सैंपल 1 में जो जीन्स हैं वो हायर लेवल पे, यानी कि ज़्यादा लेवल पे एक्सप्रेस कर रही हैं, क्योंकि रेड फ्लोरोसेंस, रेड वाला ही फ्लोरोफोर हमने वहाँ पे इस्तेमाल किया था। ग्रीन वाला क्या दिखा रहा है, ग्रीन वाला ये दिखा रहा है कि सैंपल 2 में जो जीन्स एक्सप्रेस कर रही हैं उसको ये ग्रीन डॉट जो है वो दिखा रहे हैं। ब्लैक स्पॉट्स क्या दिखाते हैं, ब्लैक स्पॉट्स दिखाते हैं कि यहाँ पे कोई एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है। तो ये बेसिकली जो अलग अलग आपको स्पॉट्स दिख रहे हैं या ये जो डॉट्स दिख रहे हैं ये अलग अलग जीन्स हैं, अलग अलग जीन्स के cDNA हैं। तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जब सैंपल में आएगा cDNA तो वो हाइब्रिडाइज कर जाएगा। इस जीन का आया और वो हाइब्रिडाइज कर गया, ये था सैंपल 2 से, तो यहाँ पे हमको फ्लोरेसेंस दिखने लगेगा। ये सैंपल 1 से आया, हाइब्रिडाइज कर गया, तो हमको पता चल जाएगा कि ये वाली जीन सैंपल 2 में एक्सप्रेस कर रही है, ये वाली जीन सैंपल 1 में एक्सप्रेस कर रही है। यहाँ दोनों ही फ्यूज़ कर जाएंगे, तो दोनों जब फ्यूज़ करेंगे तो दोनों का जो कंबाइंड फ्लोरेसेंस निकल के आएगा वो येलोइश दिखेगा। तो इससे पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर जीन जो है वो दोनों ही सैंपल में एक्सप्रेस कर रही है। जहाँ ब्लैक है वहाँ पे एक्सप्रेशन नहीं है, तो आसान हो जाता है और उसको आँख से बैठ के देखने की ज़रूरत नहीं है। वो डिटेक्टर्स लगे होते हैं, वो डिटेक्ट करके बता देते हैं कि भाई फला फला जीन जो है वो एक्सप्रेस कर रही है, वो
PDF फॉर्म में भी आ जाता है। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर दे रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए जो DNA एरे टेक्निक है, इसमें दो तरीके के एरेज होते हैं, माइक्रो एरे और मैक्रो एरे। तो माइक्रो एरे का मतलब ये हो गया कि जो सैंपल स्पॉट है उसका साइज 200 माइक्रोन के करीब होता है। ये क्या है, ये सारे स्पॉट्स हैं। इसको अगर हम यहाँ पे मेंशन कर दें तो व्हाट आर दे आर स्पॉट्स। तो अगर इन स्पॉट्स का साइज 200 माइक्रोन है तो इसको माइक्रो एरे कहेंगे। अगर सैंपल स्पॉट का साइज जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 300 माइक्रोन है तो वो मैक्रो एरे कहलाता है। और हर एक स्पॉट जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक सिंगल जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जीन्स जो है वो सीक्वेंशियली प्लेस्ड हैं, ऑर्डरली अरेंजमेंट है इन जीन्स का। अब ये जो माइक्रो एरे है, ये या हम ये कहें कि जो सैंपल स्पॉट्स हैं वो एक दूसरे से कितने पास पास हैं या दूर दूर हैं, उसके बेसिस पे माइक्रो एरे दो टाइप का हो सकता है, लो डेंसिटी माइक्रो एरे और हाई डेंसिटी माइक्रो एरे। जनरली लो डेंसिटी माइक्रो एरे जो होता है उसका जो सॉलिड सबस्ट्रेट होता है वो ग्लास स्लाइड होती है या नाइलॉन मेम्ब्रेन होती है। हाई डेंसिटी बनाने के लिए हम सिलिकॉन वेफर्स का यूज़ करते हैं। और हाई डेंसिटी में हर एक सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 10⁶ स्पॉट्स होते हैं। तो ये वैल्यू मतलब जान लीजिए, बहुत याद रहेगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। तो हाई डेंसिटी भी ऑलरेडी जैसा हमने बताया कि अलग अलग सेल के लिए, अलग अलग टिश्यूज़ के लिए ऑलरेडी बने बनाए आते हैं। तो उसका एक एग्जांपल हाई डेंसिटी वाले का है जीन चिप्स। इसी नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। तो ये इंडिविजुअल स्पॉट्स क्या हो गए, ये अलग अलग जीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जीन कहें या इनको DNA प्रोब्स कहें, प्रोब इसलिए कह रहे हैं कि इन्हीं का इस्तेमाल हो रहा है सैंपल में जो जीन है उसके एक्सप्रेशन को चेक करने के लिए। तो अब ये DNA प्रोब्स या ये क्या है, ये सिंथेटिक ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं या cDNA हो सकते हैं या PCR प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, जैसे भी इनको हम बनाएं, सिंथेसाइज करें। तो अलग अलग DNA प्रोब्स हैं तो उनके सीक्वेंस भी अलग अलग होंगे और उनको इस सॉलिड सबस्ट्रेटम पे इमोबिलाइज कर दिया जाता है तो एक चिप तैयार हो जाती है। तो बहुत सिंपल टेक्निक है, कोई मुश्किल नहीं है, ऑटोमेटेड टेक्निक है। हमको बस सैंपल लेना है, सैंपल इस चिप पे डालना है और उसके बाद इस फ्लोरेसेंस को डिटेक्ट कर लेना है। ये तो यहाँ कार्टून वाला डायग्राम है। ओरिजिनल जो इमेज होती है वो इस तरीके की होती है। देखिए आप यहाँ पे अलग अलग, इसमें कई सैंपल्स एक साथ डाले गए थे तो उसमें अलग अलग पैटर्न थोड़ा सा नज़र आ रहा है। तो यहाँ कितने हैं, 12 सैंपल का एक साथ जो है, ये 12 नहीं 16 हो गए, हाँ 16 सैंपल का एक साथ। तो ये ओरिजिनल इमेज है। तो अब इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल तो बहुत आसान है, वो है वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग। जैसे A से T की, G से C की, सिंपल सी बात है, लिख देने कहो ATGC। तो और किस टेक्निक का ये इवॉल्व फॉर्म है? सदर्न ब्लॉटिंग का। सदर्न ब्लॉटिंग में भी वही करते थे, नायलॉन मेम्ब्रेन पे DNA को फिक्स करते थे, उसके बाद उसको डीनेचर कर देते थे एल्कली यूज करके, और उसके बाद रेडियो एक्टिवली लेबल्ड प्रोब का इस्तेमाल करते थे। यहाँ फ्लोरेसेंटली लेबल्ड जो DNA है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या किया हमने, फिक्स्ड है ये प्रोब, चिप पे फिक्स्ड है, ठीक। और फिर जब हमने सैंपल डाला तो ये रेड वाला आया, तो जहाँ जहाँ जो जीन एक्सप्रेस करेगी वहाँ वहाँ ये बाइंड करेगा, हर जगह नहीं बाइंड करेगा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन यही डिटेक्ट कर लेंगे हम फाइनली वॉश करने के बाद। और जाहिर सी बात है, जो ज़्यादा एक्टिव जीन्स होंगी तो वो ज़्यादा अमाउंट में RNA प्रोड्यूस करेंगी, ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा होगा, और ज़्यादा RNA बनेगा तो उससे ज़्यादा cDNA की कॉपीज़ बनेंगी, यानी ज़्यादा फ्लोरेसेंस मिलेगा। इसी का उल्टा, जो कम एक्सप्रेस करनी, कम फ्लोरेसेंस डिटेक्ट होगा। एप्लीकेशन क्या है DNA माइक्रो एरे टेक्निक का?
तो बहुत सारे वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि अगर किसी सेल का स्टेट या सेल्यूलर प्रोसेस को हमको पता करना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई सेल अगर एरोबिक से एनारोबिक रेस्पिरेशन पे स्विच कर रही है जैसे कि हमारी मसल्स जो होती हैं ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में एनारोबिक रेस्पिरेशन पे स्विच करती हैं, तो वो दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस हम कर सकते हैं। जब एरोबिकली रेस्पायर कर रही है तो सैंपल ले लिया, और जब एनारोबिक तो दोनों की एनालिसिस कर ली, पता चल गया कौन कौन सी जीन एक्सप्रेस कर रही हैं अलग अलग कंडीशन में। उसी तरह से स्पोरुलेशन बैक्टीरियल प्रोसेस, इसमें भी देख सकते हैं कि स्पोरुलेशन के दौरान बैक्टीरिया की कौन कौन सी जीन एक्सप्रेस कर रही हैं। फिर अलग अलग सेल स्टेट में, जैसे सेल साइकिल के दौरान कौन सी जीन एक्सप्रेस कर रही हैं, या अगर किसी टिश्यू में या सेल में पैथोजेनिक इन्फेक्शन है तो उस दौरान उसकी एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग कैसे चेंज हो रही है। तो बहुत ही मल्टीपल यूजेस हैं और बहुत ही जानकारी इससे बहुत कम समय में पता चल जाती है। फिर डिजीज़ डायग्नोसिस अगर करनी है, जैसे कि ल्यूकीमिया वगैरह की प्रेजेंस, तो जाहिर सी बात है लिम्फोसाइट वाला हमने आपको एग्जांपल बताया ही। तो अगर ल्यूकीमिया है, यानी कि एकुमुलेशन ऑफ इमेच्योर डब्ल्यूबीसीज अगर बहुत ज़्यादा है, तो जो इमेच्योर डब्ल्यूबीसी होगी उसका एक्सप्रेशन प्रोफाइल तो अलग आएगा ही। इसी तरह से ड्रग सिलेक्शन अगर करना है तो जेनेटिक फैक्टर्स और उन पर्टिकुलर जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से ड्रग का रिस्पांस क्या आ रहा है, यानी कि ड्रग देने के पहले हमने सैंपल ले लिया, ड्रग देने के बाद सैंपल ले लिया, तो एक्सप्रेशन प्रोफाइल क्या वेरी कर रही है, ये एनालाइज कर सकते हैं। पैथोजन रेजिस्टेंस, जाहिर सी बात है, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के एग्जांपल हम ले लें बैक्टीरिया में, तो प्रोटीन्स कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, यानी कि एंटीबायोटिक देने के पहले और एंटीबायोटिक देने के बाद, और जो कॉलोनी सरवाइव कर गई तो उनका एक्सप्रेशन प्रोफाइल जो है वो हम एनालाइज कर सकते हैं। पता चल जाएगा कि क्या चेंजेस आए हैं एक्सप्रेशन में, तो वो प्रोटीन्स जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगी। तो ये था डीएनए माइक्रो एरे। अब अगली टेक्निक है वो है मॉडिफिकेशन प्रोटेक्शन फुटप्रिंटिंग एसे। डीएनए फुटप्रिंटिंग हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, जिसमें डीएनएज 1 का इस्तेमाल करते थे। ये उससे थोड़ा सा अलग है। तो है ये भी वही फुटप्रिंटिंग ही, जहाँ पे मतलब प्रोटीन की बाइंडिंग, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए करते हैं ये फुटप्रिंटिंग। तो जहाँ प्रोटीन की बाइंडिंग हो जाती है वहाँ पे चेंजेस डीएनए में नहीं आते हैं, या वहाँ तो कट हो जा रहा था, यहाँ कट करने जैसा कुछ नहीं है। देखते हैं क्या है यहाँ पे। तो टेक्निक का बेसिस क्या है कि अगर किसी डीएनए में प्रोटीन बाइंड हो रही है, यानी कि उस डीएनए में बाउंड प्रोटीन मौजूद है, तो जहाँ पे वो प्रोटीन बाइंड की है डीएनए में, वो सीक्वेंस, वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस प्रोटेक्टेड रहेगा फ्रॉम मॉडिफिकेशन, यानी उतना इलाका मॉडिफाई नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ कट नहीं कर रहे हैं, यहाँ डीएनएज 1 का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यहाँ मॉडिफाई कर रहे हैं। और मॉडिफाई करने के लिए हम इस्तेमाल क्या करते हैं, ये डीएमएस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डाई मेथिल सल्फेट। यहाँ पे डीएनएज 1 इज नॉट यूज्ड। अब देखिए, पहले डीएमएस के बारे में पॉइंट्स जान लें, फिर प्रोसेस समझ लेंगे। तो ये जो डाई मेथिल सल्फेट है, ये क्या है, ये बेस मॉडिफाइंग एजेंट है। और ये किस बेस को मॉडिफाई करता है, मेथिल सल्फेट है तो ये मेथाइलेट करता है गुआनिन को, तो सिर्फ गुआनिन को ये मेथाइलेट करता है। और जब इसकी बहुत लिमिटेड क्वांटिटी हम यूज करते हैं तो सिर्फ एक गुआनिन हर डीएनए मॉलिक्यूल में मेथाइलेट होता है। मतलब ये इसी तरीके से ये प्रोटोकॉल इस्टेब्लिश किया गया है, और ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे ये क्वांटिटी जो है वो डिसाइड की जाती है कि यहाँ कितना अमाउंट हम डीएमएस का यूज़ करेंगे तो किसी पर्टिकुलर डीएनए स्ट्रैंड में सिर्फ सिंगल कॉपी ऑफ गुआनिन विल बी मिथाइलेटेड। उससे उसका इस्तेमाल है, क्या इस्तेमाल है वो अभी हम देखते हैं। तो अब मान लीजिए कि ये हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं और इसकी एंड लेबलिंग कर दी गई है। एंड लेबलिंग करने का मकसद ये है कि हम इसको डिटेक्ट कर सकें बाद में। और तो ये हमारे पास डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं,
एक सैंपल में एक्स प्रोटीन जिसको हमको एनालाइज करना है कि क्या ये डीएनए से बाइंड कर रही तो कहाँ कर रही है, और दूसरे सैंपल में कोई एक्स प्रोटीन जो है वो नहीं है। तो उस केस में क्या हो रहा है, मान लीजिए एक्स प्रोटीन बाइंड कर रही है डीएनए से, तो ठीक है, ये बाइंड कर जाएगी। जितने भी फ्रेगमेंट्स यहाँ पे सेम टाइप के फ्रेगमेंट्स होंगे सारे, तो हर जगह ये एक्स प्रोटीन बाइंड कर जाएगी। अब दोनों सैंपल को डीएमएस से ट्रीट कर दिया गया, तो यहाँ भी डीएमएस ट्रीटमेंट, यहाँ भी डाइमेथिल सल्फेट ट्रीटमेंट किया गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे जहाँ पे ये प्रोटीन बाइंड की हुई है, वहाँ का जो गुआनिन बेस होगा उस पे डीएमएस एक्ट नहीं कर पाएगा। और डीएमएस का कंसंट्रेशन ऐसा रखा गया है कि हर एक स्ट्रैंड या हर एक फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए में सिंगल गुआनिन को ही वो मिथाइलेट करेगा। तो इस वाले में पहले को कर दिया, इसमें दूसरे को कर दिया, तीसरे को कर नहीं पा रहा है क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन बाउंड है, तो फिर चौथे को करेगा, फिर पांचवें को करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हर अलग अलग फ्रेगमेंट में अलग अलग गुआनिन को ये मिथाइलेट करेगा। यहाँ पे तीसरा वाला भी मिथाइलेट हो जाएगा क्योंकि कोई एक्स प्रोटीन बाउंड नहीं है। अब दोनों सैंपल क्यों रन लेते हैं साथ में, तो कंपेयर तभी तो हो पाएगा, जब फ्रेगमेंट्स कंपेयर करेंगे तभी हमको पता चलेगा कि किस जगह वो बैंड नहीं आया है। अभी हम देखेंगे आगे उसको। इतना स्टेप करने के बाद पाइपरीडीन का इस्तेमाल करते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब पाइपरीडीन की भी खासियत हम लोग जान लें तो अच्छा रहेगा। तो ये करता क्या है पाइपरीडीन, इट क्लीव्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड एट मॉडिफाइड बेस पोजीशंस। ध्यान से, जहां जहां बेस में मॉडिफिकेशन हुआ है उस जगह पे ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो ये बेस मॉडिफाई हुआ तो यहाँ इसने कट लगा दिया, यह है यहाँ कट, यहाँ कट, यहाँ कट, इस तरीके से ये कट लगाता है, स्पेसिफिक कट मिथाइलेशन पॉइंट के एडजेसेंट। और साथ ही साथ ये सिर्फ मॉडिफाइड स्ट्रैंड को कट करता है, डबल स्ट्रैंडेड कट नहीं लगाता। यानी कि सिर्फ इसी स्ट्रैंड पे कट लगा रहा है, ये नहीं कि पूरा कट करके और इसको अलग कर दिया, नहीं। तो इस केस में फिर दिक्कत क्या है कि अगर सिंगल स्ट्रैंडेड कट लगा रहा है तो जाहिर सी बात है हमको ये वाला स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट आउट करना पड़ेगा ताकि हमको इसी स्ट्रैंड के बैंड्स जो है वो मिलें। क्योंकि इस ऊपर वाले स्ट्रैंड के जो बैंड्स होंगे दे विल बी ऑफ डिफरेंट साइज, जहाँ जहाँ कट लग रहा है उसी के हिसाब से उन स्ट्रैंड का साइज वेरी करेगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हम डीनेचरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी ऐसा जेल जिसमें ऑलरेडी एल्कली मिला हुआ है। तो उससे क्या होता है कि दोनों स्ट्रैंड सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो जो ऊपर वाला फ्रेगमेंट है जो अलग अलग जगह पे काटा गया है पाइपरीडीन के द्वारा, उसका सेपरेशन बेस्ड ऑन द साइज वो आसानी से हो जाता है। तो डीनेचरिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जब हम सैंपल रन करते हैं दोनों को जेल पे, तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ बैंड मिला, यहाँ मतलब वो क्या कहते हैं लेबलिंग जो हमने की थी, लेबलिंग ये यहाँ यहाँ यहाँ, बीच में यहाँ पे नहीं मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है। तो यही वो इलाका है जहाँ पे बाइंड किया होगा हमारा जो टारगेट प्रोटीन है वो। तो इस तरीके, इसीलिए हम ये वाला सैंपल भी लेके चलते हैं जहाँ पे कोई प्रोटीन हमने नहीं ऐड किया, तो कंपैरिजन आसान हो जाता है। वैसे डीएनए लैडर से भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मामला क्लियर कट रहता है। तो ये जो टेक्निक थी ये बेसिकली फुट प्रिंटिंग ऐसे का ही एक मॉडिफाइड वर्जन है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, मॉडिफिकेशन प्रोटेक्शन फुट प्रिंटिंग। तो ये दो टेक्निक हो गई हमारी। अब इसके बाद अगली टेक्निक हम लोग देखते हैं जो कि है साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस का, कि इसमें हम म्यूटाजेनेसिस कराना चाह रहे हैं
और वो स्पेसिफिक साइट पे कराना चाह रहे हैं, तो साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस हो गई। ये कैसा मेथड है? एक इन विट्रो मेथड है, जिसकी हेल्प से हम स्पेसिफिक म्यूटेशन नोन सीक्वेंस ऑफ डीएनए में करवा सकते हैं। और इससे फायदा क्या है, क्यों करवाते हैं? तो जैसे मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर गिवन प्रोटीन में हमको एमिनो एसिड्स का रोल पता करना है, तो क्या करेंगे? हम उस प्रोटीन के उस पर्टिकुलर एमिनो एसिड के सीक्वेंस में या जीन के सीक्वेंस में म्यूटेशन इंड्यूस कर देंगे। फिर जब म्यूटेंट प्रोटीन बनेगी और जो हमारी नॉर्मल प्रोटीन है, उन दोनों की फंक्शनैलिटी को हम कंपेयर करेंगे। तो इस तरीके से प्रोटीन के फंक्शन को पता लगाने के लिए और उस प्रोटीन में उस पर्टिकुलर एमिनो एसिड का क्या रोल है, इसको भी पता लगाने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। दो तरीके हैं, दो मेथड हैं, एक पीसीआर बेस्ड है और दूसरा नॉन पीसीआर बेस्ड है। दोनों को हम लोग अलग अलग देख लेते हैं। सबसे पहले नॉन पीसीआर बेस्ड साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस देखते हैं। इसमें पहला है कैसेट म्यूटाजेनेसिस। बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं। इसमें करते क्या है, एक सूटेबल वेक्टर लेंगे जिसमें हमारी टारगेट जीन लाइगेटेड है, ठीक। तो ये वेक्टर हो गया कंटेनिंग टारगेट जीन, और इस टारगेट जीन में रेस्ट्रिक्शन साइट्स मौजूद होंगी। तो कोशिश ये करते हैं कि ऐसी जीन हो जिसके फ्लैंकिंग साइट्स पे किसी न किसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट्स मौजूद हो। तो ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स अवेलेबल हैं। अब क्या करेंगे, कट कर देंगे रिलेवेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से। तो ये पोर्शन जो है वो अलग हो गया, हमारा टारगेट जीन यहाँ से हट गई। फिर अब ये जो कट रिकॉम्बिनेंट वेक्टर है, अभी तो रिकॉम्बिनेंट है नहीं, लेकिन हाँ अब फिर से बन जाएगा। अभी अभी था, अब नहीं है, अब फिर बनने जा रहा है। फिर यहाँ पे हम कैसेट इंट्रोड्यूस करेंगे। ये कैसेट और कुछ नहीं है, बल्कि इट इज द सेम जीन कंटेनिंग द डिजायर्ड म्यूटेशन। जो म्यूटेशन हमको चाहिए था वो म्यूटेशन इसमें है। अब इसी को ले आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल करके, और फाइनली इसको हम होस्ट में इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो अब जो प्रोटीन ये होस्ट में मैन्युफैक्चर होगी, दैट विल बी अ म्यूटेटेड वर्जन ऑफ द नॉर्मल प्रोटीन। फिर कंपेयर कर लेंगे, दोनों प्रोटीन को एनालाइज कर लेंगे, आइसोलेट करके नॉर्मल को भी और म्यूटेटेड वर्जन को भी। तो बहुत सिंपल है। तो कैसेट, बस कैसेट जैसा इस्तेमाल करते हैं, तो कैसेट म्यूटाजेनेसिस को हमने कह दिया। और ये कैसेट जनरली सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर किया जाता है ताकि जो डिजायर्ड म्यूटेशन है वो हम इंट्रोड्यूस कर सकें। तो इसीलिए ये हमने हाईलाइट कर दिया, सिंथेटिक डुप्लेक्स या सिंथेटिक डीएनए कैसेट होता है। दूसरा जो तरीका होता है नॉन पीसीआर बेस्ड साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस का, वो है प्राइमर एक्सटेंशन म्यूटाजेनेसिस, या इसको हम ओलिगोन्यूक्लियोटाइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस भी कहते हैं। ये भी बहुत सिंपल मेथड है, इनफैक्ट सिंपलेस्ट मेथड। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें जिस पर्टिकुलर जीन में हमको म्यूटेशन इंट्रोड्यूस करना है या साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस करनी है, उस जीन की सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपी हमको पहले तैयार करनी रहती है। तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड कॉपी है उस जीन की या डीएनए की, उसको ऑब्टेन करते हैं आसानी से बाय क्लोनिंग इन M13 वेक्टर। क्योंकि M13 वेक्टर का हम जानते हैं SSDNA होता है, सर्कुलर डीएनए, जो बाद में डबल स्ट्रैंडेड रेप्लिकेटिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है आफ्टर एंटरिंग इनटू द होस्ट। तो M13 वेक्टर का यूज करके हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिस डीएनए में हमको म्यूटेशन इंट्रोड्यूस करना है, इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, हम एक केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड प्राइमर डिज़ाइन करते हैं, जो कि 7 से 20 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होता है। और इस प्राइमर में ऑलरेडी म्यूटेशन जिस साइट पे हमको, जैसे यहाँ पे C वाली साइट है, वहाँ पे म्यूटेशन ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो इस प्राइमर की फिर एनीलिंग करते हैं। प्राइमर एनील हुआ,
फिर नेक्स्ट स्टेप में स्ट्रैंड की सिंथेसिस करते हैं, तो पॉलीमरेज चाहिए, डीएनटीपीस चाहिए, लाइगेज और एटीपी चाहिए। अब ये प्राइमर एक्सटेंड होके पूरा राउंड एंड राउंड कवर कर लेगा। तो ये देखिए, अब यहाँ पूरा राउंड एंड राउंड कवर कर लिया, पूरा एक नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गया। अब ये डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में आ गया सर्कुलर डीएनए। इसको हम क्या कहते हैं? डबल स्ट्रैंडेड हेटेरोड्यूप्लेक्स। इस हेटेरोड्यूप्लेक्स को ई कोलाई में ट्रांसफॉर्म करते हैं या इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ई कोलाई में जाने के बाद क्या होगा? ये डीएनए फिर रेप्लिकेट करेगा और रेप्लिकेशन के बाद यहाँ पे वाइल्ड टाइप ऐसा था, म्यूटेंट ऐसा नज़र आएगा। यानी कि म्यूटेंट कॉपी, यहाँ तो जाहिर सी बात है। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो ओरिजिनल कॉपी थी, ये जब रेप्लिकेट करके डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में तब्दील होगी तो ये वाइल्ड टाइप डीएनए बना लेगी। और ये जो बाहर की तरफ जो प्राइमर की एक्सटेंशन से बना था, वो जब रेप्लिकेट करेगा, क्योंकि वही टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा, तो इससे ये जो तैयार होगा नया डीएनए मॉलिक्यूल, ये म्यूटेंट कॉपी होगी हमारी। तो अब इस यानी 50-50 वाला काम होगा, वाइल्ड टाइप म्यूटेंट दोनों। तो हम म्यूटेंट वाले को आइसोलेट कर सकते हैं बाद में। तो ये दिस वाज व्हाट, ये थी प्राइमर एक्सटेंशन म्यूटाजेनेसिस। इसके बाद अगला जो है पीसीआर बेस्ड साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस। इसमें क्या करते हैं? कई स्ट्रेटजीज इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। पीसीआर बेस्ड में हमको करना क्या है? म्यूटेशन इंट्रोड्यूस करना है। तो पहली स्ट्रेटेजी जो इस्तेमाल करते हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ मिस प्राइमिंग। यानी हम प्राइमर ही ऐसा इस्तेमाल करें जिसमें ऑलरेडी एक आध बेस का डिफरेंस हो। तो उसको हम क्या कहेंगे? म्यूटाजेनिक प्राइमर। तो जब वो बाइंड करेगा तो रेप्लिकेट, जब एक्सटेंशन करेगा तो उससे होगा क्या कि उस पर्टिकुलर साइट पे जहाँ प्राइमर में म्यूटेशन था, वो म्यूटेशन आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो मिस प्राइमिंग की प्रिंसिपल को इस्तेमाल करके हम साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस करते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी है टैक डीएनए पॉलीमरेज को इस्तेमाल करना। इस एंजाइम की कमी यह है कि इसमें इनबिल्ट हाई एरर रेट होती है, यानी कि जब रेप्लिकेशन करता है तो एरर करता रहता है। एरर प्रोन पॉलीमरेज है ये। तो इसका सहारा लेके, यानी इसके एरर की वजह से रैंडम और एक्सटेंसिव म्यूटाजेनेसिस की जाती है। वो कैसे की जाती है, भी लास्ट में उसका भी टॉपिक आएगा। तो अच्छा, इसका एरर रेट और बढ़ाया जाता है। नेचुरली तो उसमें रिलेटिवली कम एरर रेट रहता है, लेकिन इस एरर रेट को और इन्हांस किया जाता है बफर कंपोजिशन को चेंज करके, एनिलिंग टेम्परेचर को चेंज करके, मतलब तमाम तरीके के एडिशनल इनपुट्स दे के इसकी एरर प्रोन जो टेंडेंसी है उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। तीसरी जो अप्रोच है हमारे पास म्यूटेशन इंट्रोड्यूस करने की, वो है बेस एनालॉग। बेस एनालॉग में क्या है? बेस एनालॉग पीसीआर अप्रोच। तो इसमें देखते हैं हम डिस्कस करेंगे तीनों को। पहले हम देख लेते हैं कि जो पीसीआर बेस्ड साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस है वो क्या है। तो पहला है ओवरलैप एक्सटेंशन मेथड। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं? यहाँ पे जो म्यूटेशन इंट्रोड्यूस करना रहता है हमको, वो कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है? इनटू द सेंटर ऑफ पीसीआर फ्रेगमेंट। अब इसका क्या मतलब है, अभी डायग्राम से हम लोग ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे प्राइमर्स जो डिज़ाइन किए जाते हैं वो दो अलग अलग पीसीआर फ्रेगमेंट्स की सिंथेसिस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। और ये जो दोनों पीसीआर फ्रेगमेंट्स होते हैं उनमें एक इलाका जरूर होता है जहाँ पे दोनों का सीक्वेंस जो है वो कॉमन होता है। अब चूंकि दो अलग अलग पीसीआर फ्रेगमेंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, प्राइमर्स भी उसी हिसाब से डिज़ाइन किए गए हैं,
तो इनमें जो हर एक रिएक्शन रन होती है हर एक फ्रेगमेंट के लिए, इसमें एक फ्लैंकिंग प्राइमर होता है और दूसरा इंटरनल प्राइमर होता है, और जो इंटरनल प्राइमर यूज करते हैं हम, इसी में डिजायर्ड म्यूटेशन प्रेजेंट रहता है। ठीक। इसके बाद हमने अभी आपको बताया था कि जो दोनों पीसीआर फ्रेगमेंट्स होते हैं उनमें कॉमन सीक्वेंस का इलाका होता है। तो वो जो इलाका होता है वो ओवरलैप करता है और फाइनली दोनों फ्रेगमेंट्स जो है एनील करते हैं, जिससे एक हेटेरोड्यूप्लेक्स फॉर्म होता है, और इस हेटेरोड्यूप्लेक्स को बाद में टैग पॉलीमरेज की हेल्प से एक्सटेंड कर दिया जाता है। पीसीआर प्रोडक्ट्स को प्यूरिफाई करने के लिए दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो बायोटिनाइलेटेड प्राइमर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या स्ट्रेप्टाविडिन कोटेड मैग्नेटिक बीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं डायग्राम पे और समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये हमारा जो डीएनए है या जीन है जिसमें हमको म्यूटेशन इंट्रोड्यूस करना है। यहाँ पे दो सेट्स ऑफ प्राइमर जो है वो डिजाइन किए गए हैं। तो पहला जो पीसीआर हम रन कर रहे हैं वो रन कर रहे हैं विद प्राइमर 1 एंड 3। तो ये प्राइमर, और तो इसमें हमने आपको अभी ऊपर बताया था कि एक जो है एंड पे प्राइमर होता है और दूसरा मिडिल में होता है, और ये जो प्राइमर मिडिल में होता है इसी में हमारा जो डिजायर्ड म्यूटेशन है वो प्रेजेंट होता है। तो डिजायर्ड म्यूटेशन ऑरेंज कलर से दिखाया जा रहा है। तो प्राइमर सेट हमने यूज किया 1+3। अब क्या होगा, एक्सटेंशन होगा इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप में। ठीक। यहाँ पे भी हम दूसरा ले रहे हैं सेट, तो यहाँ पे पीसीआर हो रहा है प्राइमर सेट 2+4 के साथ। तो यहाँ मिडिल में 2 है, तो 2 वाले में हमारा डिजायर्ड म्यूटेशन है और 4 वाला एंड पे है। इसका भी एक्सटेंशन होगा। अब यहाँ पे स्टेप्स जो है वो दिखा दिए गए हैं डायरेक्टली, ये कि भाई जब ये एक्सटेंड होगा तो यानी कि एक ये, फिर ये वाला ऊपर वाली नॉर्मल कॉपी बनेगी, फिर इसके जब दोनों फ्रेगमेंट्स जो है वो नेक्स्ट साइकिल में सिंथेसाइज होंगे तो दोनों स्ट्रैंड में ये म्यूटेशंस आ जाएंगे। तो वो एक स्टेप साइकिल का इन्होंने एक साइकिल यहाँ पे कम दिखाई गई है, तो डायरेक्टली जो है सेकंड साइकिल पे शिफ्ट कर दिया गया है। तो इस पॉइंट पे यहाँ म्यूटेशन हो गया, सिमिलरली यहाँ पे इस पॉइंट पे म्यूटेशन दोनों स्ट्रैंड में हो गया। अब इसके बाद ये जो इलाका है, ये हमने ये भी बताया था कि रीजन ऑफ कॉमन सीक्वेंस, इन दोनों पीसीआर जो प्रोडक्ट्स हमको मिल रहे हैं इनको मिक्स किया जाता है, फिर डीनेचर किया जाता है और रीएनील करने के लिए अलाउ किया जाता है। फिर ओवरलैपिंग यहाँ पे हो रही है, क्योंकि ये जो इलाका है जहाँ पे म्यूटेशन भी मौजूद है और रीजन ऑफ कॉमन सीक्वेंस भी है, ये ओवरलैप करता है यानी कि हाइब्रिडाइज करता है, और फिर से सेकेंड राउंड ऑफ पीसीआर चलती है जिसकी वजह से ये स्ट्रैंड एक्सटेंड होते हैं। और फिर अब 1 और 4, अब हमको 2 और 3 वाले प्राइमर से इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो डिज़ायर्ड म्यूटेशन था वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो चुका है। तो अब इसी को खाली एक्सटेंड करना है। तो जो एंड प्राइमर्स थे सिर्फ उनका इस्तेमाल करके फिर से पीसीआर करते हैं और इस पर्टिकुलर म्यूटेंट जीन की मल्टीपल कॉपीज तैयार कर सकते हैं। तो ये जो टेक्निक थी पीसीआर बेस्ड टेक्निक है, जाहिर सी बात है, और इसको हम क्या कहते हैं, ओवरलैप एक्सटेंशन मेथड। अगली जो टेक्निक है वो है मेगा प्राइमर पीसीआर। मेगा प्राइमर का मतलब क्या हो गया, जाहिर सी बात है लार्ज साइज का प्राइमर होगा। मेगा प्राइमर पीसीआर में हम 3 अलग अलग प्राइमर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो 3 ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से 2 फ्लैंकिंग प्राइमर्स होते हैं और एक मेगा प्राइमर होता है। इसमें भी 2 राउंड्स जो है वो पीसीआर के परफॉर्म किए जाते हैं ऑन द सेम टेम्पलेट। अब देखिए, जो 2 राउंड्स हैं पीसीआर के, इसमें जो पहला राउंड या फर्स्ट पीसीआर है इसको परफॉर्म किया जाता है। इससे क्या होता है, इसमें एक आउटसाइड प्राइमर और एक मिडिल म्यूटाजेनिक प्राइमर, जैसा कि हम पिछली टेक्निक में भी इस्तेमाल कर रहे थे।
तो इस तरीके से दो प्राइमर्स का इस्तेमाल किया जाता है जिससे हमको एक डबल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट मिलता है। और ये जो डबल स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है ये क्या होता है, ये एक यही मेगा प्राइमर की तरह एक्ट करता है। मेगा प्राइमर मतलब प्राइमर का साइज जब बड़ा हो जाए। और इस मेगा प्राइमर में हमारा डिजायर्ड म्यूटेशन इंट्रोड्यूस हो चुका, क्योंकि इस मेगा प्राइमर को बनाने के लिए ऑलरेडी म्यूटाजेनिक प्राइमर का इस्तेमाल किया गया था। तो आपको रिलेट कर सकते हैं। सेकेंड राउंड जो पीसीआर की होती है उसमें जो पूरा का पूरा डीएनए मॉलिक्यूल है वो उसको जनरेट किया जाता है, और जाहिर सी बात है जब मेगा प्राइमर का इस्तेमाल करके इस पूरे डीएनए मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज किया जाएगा तो इसमें भी म्यूटेशन आएगा ही आएगा, क्योंकि मेगा प्राइमर में म्यूटेशन आ चुका है। तो अब इस टेक्निक को हम समझ सकते हैं यहाँ पे आसानी से। तो एक ये एंड प्राइमर है और ये मिडिल प्राइमर है जो कि म्यूटाजेनिक प्राइमर है, म्यूटेशन है इसमें, ये वाइल्ड टाइप डीएनए टेम्पलेट। यहाँ फर्स्ट राउंड पीसीआर का किया गया तो वही एक साइकिल यहाँ स्किप करके इन्होंने सीधे सेकंड साइकिल दिखा दी है। तो इस पॉइंट पे यहाँ पे म्यूटेशन इंट्रोड्यूस हो गया इन बोथ दिस स्ट्रैंड्स। इसके बाद क्या करेंगे, वाइल्ड टाइप जो टेम्पलेट डीएनए है उसको, और ये जो फर्स्ट राउंड पीसीआर प्रोडक्ट या इसको हम क्या कह रहे हैं, इसी से हमको मेगा प्राइमर मिलेगा। इन दोनों को एक साथ इनक्यूबेट करते हैं और फिर हाइब्रिडाइजेशन होने के लिए कंडीशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट राउंड पीसीआर प्रोडक्ट जो है वो और वाइल्ड टाइप डीएनए एक दूसरे से हाइब्रिडाइज भाई एनिलिंग करेंगे, पहले डीनेचुरेशन करेंगे उसके बाद फिर एनिलिंग करेंगे। तो ये मेगा प्राइमर जो है ये इस स्ट्रैंड से हाइब्रिडाइज कर जाएगा और फिर फाइनली सेकेंड राउंड जो पीसीआर का चलेगा तो इससे प्राइमर एक्सटेंशन होगा और ये हमको कॉपी मिल गई। अब जब ये डीएनए हमारा तैयार हो गया तो फिर फ्लैंकिंग प्राइमर्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी एंड पे जो प्राइमर्स हैं अब फिर लगातार पीसीआर साइकिल हम चलाते जाएंगे तो इन दोनों स्ट्रैंड से हमको मल्टीपल कॉपीज विद म्यूटेशन वो हमको मिल जाएंगी। तो ये हो गया हमारा मेगा प्राइमर पीसीआर। इसके बाद जो नेक्स्ट तरीका है इन्वर्स पीसीआर मेथड। इन्वर्स पीसीआर हम पहले भी आपको बता चुके हैं, उसी का इस्तेमाल कैसे म्यूटाजेनेसिस के लिए करना है ये आप जान लीजिए। तो इस इन्वर्स पीसीआर मेथड में सिर्फ दो प्राइमर्स का इस्तेमाल करते हैं डिजायर्ड म्यूटेशन को क्रिएट करने के लिए। दोनों प्राइमर्स जो हैं वो एक सर्कुलर टेम्पलेट डीएनए को एक्सटेंड करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में, और इन दो प्राइमर्स में से एक में डिजायर्ड म्यूटेशन होता है, जैसा पिछले टेक्निक्स में भी हमने देखा कि एंड वाले में नहीं है म्यूटेशन, मिडिल वाले प्राइमर में म्यूटेशन है। तो उसी तरह यहाँ पे भी एक प्राइमर में डिजायर्ड म्यूटेशन है। फिर फाइनली जब पीसीआर का एम्प्लीफिकेशन करते हैं तो हमको एक लीनियर डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल डीएनए का मिलता है जिसमें म्यूटेशन मौजूद होता है एट वन एंड। एम्प्लीफिकेशन करने के बाद जो एंड्स हैं उनको लाइगेट कर दिया जाता है और फाइनली जो सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल मिलता है उसको ई कोलाई में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है ताकि उसकी मल्टीपल कॉपीज हमको नेचुरली भी मिल सकें। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए टेक्निक कैसे काम करती है। ये प्लाज्मिड वेक्टर है हमारा, और इस प्लाज्मिड वेक्टर में ये जो डार्क ब्राउन कलर का चॉकलेटी कलर का ये इलाका दिख रहा है ये क्या है, हमारा डीएनए इंसर्ट या जो टारगेट जीन है जिसमें हमको म्यूटेशन इंट्रोड्यूस कराना है। अब ये प्राइमर्स हमने इस्तेमाल कर लिए, तो इस प्राइमर में क्या है, ऑलरेडी हमारा डिजायर्ड म्यूटेशन है। ठीक, अब पीसीआर एम्प्लीफिकेशन, ये देखो पूरा ये एक राउंड ये चलेगा, ये पूरा एक राउंड ये चलेगा। इतना करने के बाद फिर स्ट्रेट लीनियराइज कर लिया जाएगा। इसको करने के लिए एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे और फिर लीनियर होने के बाद अब ये जो म्यूटाजेनिक प्राइमर है भाई जाहिर सी बात है इसको स्ट्रेट अवे करने के लिए हमको पता होगा ना कि इसमें बीच में कहीं रेस्ट्रिक्शन साइट होगी, तो उस पॉइंट से कट करेंगे, लीनियर हो जाएगा, नहीं हाफ हो जाएगा। यहाँ से अगर कट करेंगे तो इतना पोर्शन इस एंड पे आ जाएगा, इतना पोर्शन इस एंड पे आ जाएगा, बाकी स्ट्रेट हो जाएगा। फिर ये म्यूटाजेनिक प्राइमर
और ये नॉर्मल प्राइमर का इस्तेमाल करके कई कॉपीज़ इसकी एम्पलीफाइड प्रोडक्ट की तैयार की जाएगी। फाइनली जब बहुत सारी कॉपीज़ तैयार हो जाएगी तो डीएनए लाइगेज का इस्तेमाल करेंगे, फिर से सर्कुलराइज करेंगे इसको और इससे ट्रांसफॉर्म कराएंगे इकोलाई सेल को, जिससे इकोलाई में हमको म्यूटेंट प्रोटीन मिल सके और उसकी एनालिसिस हम कर सकें। लास्ट जो है पीसीआर बेस्ड वो है रैंडम एंड एक्सटेंसिव म्यूटाजेनेसिस। ये साइट डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस नहीं है, ये रैंडम एंड एक्सटेंसिव म्यूटाजेनेसिस, यानी कहीं भी हो सकती है म्यूटाजेनेसिस और वो बहुत ज़्यादा होगी, म्यूटेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो इस म्यूटाजेनेसिस को अचीव करने के लिए दो बेसिक अप्रोचेस इस्तेमाल की जाती हैं। पहला अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, एरर प्रोन टैक डीएनए पॉलीमरेज का इस्तेमाल करके, क्योंकि इसके अंदर एक इंट्रिंसिक एरर रेट होती है। और ये एरर रेट क्यों होती है? क्योंकि इसके पास 3 प्राइम 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती है, तो एरर करता जाता है, उसको रिपेयर नहीं करता है। इस एरर टेंडेंसी को हम बढ़ा सकते हैं कैसे? कुछ अदर फैक्टर्स की हेल्प से, जैसे बफर कॉम्पोजिशन चेंज करके, यानी कि मैग्नीशियम का कंसंट्रेशन खूब ज़्यादा कर दीजिए तो एरर रेट बढ़ जाएगी, पीएच की वैल्यू बढ़ा दीजिए तो एरर रेट बढ़ जाएगी, पॉलीमरेज का अमाउंट खूब ज़्यादा कर दीजिए तो आपस में लड़ने भिड़ने लगेंगे और उसके बाद प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगे तो एरर रेट बढ़ेगी। साइकिल नंबर बढ़ा दीजिए, जितने साइकिल नंबर उतने रेट एरर होने की संभावना बढ़ जाएगी। एनीलिंग टेम्परेचर को अगर कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है गलत जगह पे भी एनीलिंग हो सकती है प्राइमर की, तो उससे भी एरर बढ़ने की संभावना। दूसरी जो स्ट्रेटजी है एक्सटेंसिव म्यूटाजेनेसिस के लिए वो है बेस पेयरिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डीजेनरेट बेस एनालॉग्स। बेस एनालॉग जो होते हैं वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं विद द नेचुरल बेसिस। तो बेस एनालॉग प्लस बायस्ड रेशियो ऑफ डी एन टी पीज अगर हमने ले लिया, यानी कि बेस एनालॉग को थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में ले लिया और नॉर्मल जो डी एन टी पीज उनको कम अमाउंट में ले लिया, तो इससे क्या होगा कि बेस एनालॉग्स का रैंडम इनकॉर्पोरेशन बढ़ जाएगा पीसीआर साइकिल्स में। तो जितने भी न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड हैं डीएनए पॉलीमरेज के द्वारा जिनकी सिंथेसिस हो रही है वो बेस एनालॉग को ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करेंगे। और अब ये न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड्स जो होंगे वो क्या करेंगे, दे विल एक्ट एज टेम्पलेट फॉर सब्सिक्वेंट पीसीआर साइकिल, क्योंकि ये नए स्ट्रैंड भी तो टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे। अब उन टेम्पलेट के बेसिस पे जो और नए डीएनए मॉलिक्यूल्स बनेंगे उसमें ऑलरेडी बेस एनालॉग इनकॉर्पोरेट होगा, और बेस एनालॉग की पेयरिंग प्रॉपर्टी जो है वो वेरी करती है, यानी कि ए की जगह टी हो सकता है, जी की जगह सी, ए की जगह जी हो सकता है, टी की जगह सी हो सकता है। तो उन पॉइंट्स पे म्यूटेशन जैसे जैसे सब्सिक्वेंट साइकिल रन करती जाएगी पॉइंट म्यूटेशंस इंट्रोड्यूस होते चले जाएंगे रैंडम बेस इंसर्शन की वजह से। तो एक्सटेंसिव लेवल पे म्यूटाजेनेसिस और रैंडम साइट पे म्यूटाजेनेसिस इस तरीके से अचीव की जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे इसके बारे में और।